हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 24th ऑफ दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी गो थ्रू द एनालिसिस, जस्ट अ रिमाइंडर, आपको ये वीडियो लाइव नहीं मिलेगा, बट दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन द लीगल एज चैनल। एंड आपको हो सकता है ये इवनिंग में मिले या संडे को मिल जाए, है ना। सो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज एंड ड्यू टू सम ऑलरेडी कुछ काम चल रहा है उस चैनल पर, सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो वीडियो है, आज का एनालिसिस जो है, हो सकता है आपको इवनिंग में मिल जाए आफ्टर 7 और ऑन संडे, मतलब टुमारो। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस एंड लेट्स सी कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर, तो कोविड 19 ना एक फिर से अपना न्यूज जो है फिर से लाइमलाइट में आ गया है। एंड कोविड 19 के चलते एक सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट होगा, वो ये इशू क्रिएट हो सकता है कि वो टेरर, जो फियर था लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में कोविड 19 को लेकर, कि लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगने के साथ जॉब्स जाएंगी, तो कोई पैसा नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा देन देयर विल बी नो फूड। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर 81 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स मिलने वाला है अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में पास हुआ था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यूनियन कैबिनेट, इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, had decided to continue the program under the act, under the national food security act, कि वो फ्री फूड ग्रेन्स देंगे टू दी 81 करोड़ पीपल। और ऐसा नहीं है कि अभी अभी स्टार्ट होगा, ये ऑलरेडी चल रहा है। अगर हम बात करें तो देयर इज अ प्रोग्राम रनिंग एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। एंड अंडर दैट स्कीम, अंडर दैट योजना, ऑलरेडी जो आपके यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 5 kg फूड ग्रेन्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी गरीब फैमिलीज, बोल सकते हैं पुअर फैमिलीज, है ना। सो ये चीज बताई गई है। मूविंग फर्दर, सो देखो कोविड 19 अगेन, सो व्हाट हैपेंड। सो देखो कोविड 19 को लेकर, अब कोविड 19 का कौन सा सीक्वेंसिंग आएगी, कौन सा वायरस आएगा, कौन सा वेरिएंट का वायरस आएगा, तो वो टेरर ऑलरेडी है। बट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि ना 2 वैक्सीन तो लगवाना कंपलसरी है, एंड द थर्ड वैक्सीन विल बी अ बूस्टर डोज, क्योंकि कोविड 19 वायरस से ना बहुत लोगों की इम्यूनिटी लूज हुई है। सो उस इम्यूनिटी को वापस लाने के लिए वी नीड अ बूस्टर डोज, एंड इसलिए भारत बायोटेक की जो नेसल वैक्सीन है, भारत बायोटेक की जो नेसल कोविड 19 वैक्सीन है, वो अवेलेबल होगी इन द मार्केट एज अ बूस्टर डोज की तरह। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखना। और नेशनल वैक्सीन का नाम थोड़ा सा लिख लेना एक बार, BVV154। ठीक है, एंड इसको नवंबर में अप्रूवल मिल गया था फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज ओनली, बट नाउ दिस नेशनल वैक्सीन विल बी यूज्ड एज व्हाट, एज अ बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए, वैसे नाम ये भी है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मूविंग फर्दर, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, इट्स अ न्यूज फ्रॉम उत्तराखंड। सो व्हाट हैपेंड, देखो उत्तराखंड में ना ऑलरेडी एक एक्ट था, ऑलरेडी एक लॉ परसिस्ट करता था, एंड इट्स अबाउट दी कन्वर्जन को लेकर था। ओके, कन्वर्जन को लेकर था। ओके, सो या नेशनल वैक्सीन, एंड या सो दिस वन इज अबाउट उत्तराखंड। सो व्हाट हैपेंड, देखो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक लॉ परसिस्ट कर रहा था, एंड द लॉ इज अबाउट कि आपको ना कोई अलरमेंट के थ्रू, बाय फोर्स या बाय डिसीव करके आपको दूसरे रीजन में कन्वर्ट नहीं करा सकता। ऑलरेडी लॉ परसिस्ट कर रहा था, मतलब एंटी कन्वर्जन लॉ था। लेकिन दैट एंटी कन्वर्जन लॉ, इट्स समवॉट अ टेम्परेरी लॉ, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू था। लेकिन अगर हमें ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉ बनाना है, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रेजेंट द लॉ इन दी, आपका क्या बोलते हैं, इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां से पास करना पड़ेगा। पास करने के बाद यू हैव टू गिव दी, गवर्नर हैज टू गिव दी असेंट, एंड उसके बाद परमानेंट लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो उत्तराखंड का जो कन्वर्जन लॉ था, वो तो ऑलरेडी पास हो चुका था लेजिस्लेटिव असेंबली से,
बट प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक गवर्नर जो थे उत्तराखंड स्टेट के, उन्होंने असेंट नहीं दिया था, बट फाइनली गवर्नर ने परमिशन दे दी है. नाउ उत्तराखंड हैज देयर ओन एंटी कन्वर्जन लॉ. इट मींस दे हैव देयर ओन परमानेंट लॉ. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द स्टेट न्यूज. अच्छा, आज का न्यूज़पेपर ना, आज सैटरडे का है, तो बहुत कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं एंड और बहुत ही क्रिस्प आज एनालिसिस होगा. ओके, चलो. द सेकंड न्यूज़ इज अबाउट व्हाट? द सेकंड न्यूज़ इज अबाउट द हाई रेंजेस इन केरला रिमेन्स रेस्टिव ओवर बफर जोन्स इशू. सो कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी एंड इट्स अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था टू दी केरला गवर्नमेंट कि भैया आपके जितने भी बायोलॉजिकल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पर आपको बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा. इट मींस यू हैव टू एस्टैब्लिश दी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन इट शुड बी मिनिमम ऑफ 1 किलोमीटर एंड कैन एक्सीड टुवर्ड्स 10 किलोमीटर का रेडियस सर्कल होगा वो. ठीक है. अब अगर हम उस बेस पे देखें तो भैया केरला का ज्योग्राफिकल लोकेशन सबको पता है, लेकिन केरला ने बोला ठीक है हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे एंड उसके लिए केरला गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि ठीक है, जो जो लोग इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं उनका शेल्टर वही है, उनका लाइवलीहुड वही है. तो वी आर पब्लिशिंग अ मैप एंड उस मैप में अगर कोई उस इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के ग्राफ में आता है, डायग्राम में आता है, तो भैया उस पर्सन को हम कुछ ना कुछ रिलीफ प्रोवाइड करेंगे. तो फॉर दैट बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया. इवन अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली गई एंड अपोजिशन का यही कहना है कि ये जो बफर जोन वाला मैप पब्लिश किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, मूविंग फर्दर towards the editorial page. So when we talk about today's editorial, so there is only one important editorial and that is about fighting cancer. अब ये समझेंगे है क्या? देखो, सबसे पहले तो ये समझो, जब कैंसर की बात उठ रही है तो क्या कोई करंट इवेंट था जो कि कैंसर से रिलेटेड था, कैंसर की न्यूज से रिलेटेड था? सो द करेक्ट आंसर इज यस, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की बात चल रही थी एंड इंडिया में रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि गर्ल्स एज फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा फॉर दी सर्वाइकल कैंसर के लिए. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है. तो समझते हैं. तो अभी बात वही कि इंडिया ने पहली बार सर्वाइकल कैंसर को फाइट करने को लेकर अभी वैक्सीन रोल आउट कर दी है फॉर द गर्ल्स एज बिटवीन 9 to 14 ईयर्स. बट दैट वैक्सीन विल बी रोल्ड आउट इन दी स्कूल्स, इनिशियली इन दी स्कूल्स, कि स्कूल्स में वैक्सीन दी जाएगी, कि स्कूल्स में जो बच्चे आ रहे हैं, गर्ल्स आ रही हैं बिटवीन एज टू 9 to 14 ईयर्स, उनको दिया जाएगा. अब आगे बढ़े तो ये डिसीजन दिया क्यों गया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये अराइज होता है भाई कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा, कुछ या तो नंबर ऑफ केसेस अराइज हो रहे होंगे, या सर्वाइकल कैंसर डेडली बनता जा रहा होगा, या इंडिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा नंबर ऑफ सर्वाइकल केसेस में. तो एक लेंसेट, बहुत सुना होगा आपने, लेंसेट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई एंड लेंसेट की एक स्टडी में ये पता लगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं इन एशिया में. एशिया की अगर हम बात करें, एशिया में सबसे ज्यादा अगर सर्वाइकल कैंसर के अगर कहीं पेशेंट्स मिलते हैं तो वो इंडिया में है. ठीक है, देन फिर उसके बाद चाइना आता है. बट अगर हम बात करें तो 58% ऑफ द टोटल सर्वाइकल कैंसर इन द वर्ल्ड, ठीक है, कितना? 58% ऑफ द टोटल सर्वाइकल कैंसर इन द वर्ल्ड वो आपका एशिया में ही होता है, जिसमें से 21% ऑफ द केसेस जो हैं वो इंडिया से आते हैं एंड 23% ऑफ द केसेस जो है वो डेथ हो जाती है उनकी. मतलब अगर 100 में से 21 केसेस तो इंडिया से आ रहे हैं और उस 21 का 23% ना सर्वाइकल कैंसर की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है. एंड उसके बाद चाइना है, तो चाइना कंट्रीब्यूट अराउंड 18% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड 70% डेथ हो जाती है. ये चीज बोला गया. बट एक हमेशा से हमारे दिमाग में रहे कि कैंसर एक कॉमन एक डिसीज टाइप हो गई है ना, क्योंकि कैंसर पहले था कि भाई डेडली है एंड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है. बट अगर हम बात करें नाउ कैंसर इज वेरी प्रिवेंटिव एंड ट्रीटेबल. और सर्वाइकल कैंसर की बात करें, सर्वाइकल कैंसर जो है इज अगेन अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर. ठीक है, एंड इसमें थोड़ा सा नोट डाउन करने की बात है कि भाई जिस इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर होता है उस इन्फेक्शन का नाम जरूर याद रखना, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इतना याद रखना, HPV.
यहां लिख देता हूं, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस, HPV। ओके, तो इस वायरस से इंफेक्शन फैलता है, एंड बाय दिस वायरस व्हाट हैपन, सर्वाइकल कैंसर जो है वो इनफैक्ट बॉडी बॉडी पे इंपैक्ट कर देता है। अब फिर आगे और चीज बताई गई है, रिपोर्टी डेटा दिया गया है, फिर यही बताया गया कि अगर हम बात करें अराउंड 6 लाख, अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड रिपोर्ट निकाला जाए, तो इन द ईयर 2020 6 लाख से भी ज्यादा वुमेन जो थी वो डायग्नोज हुई थी सर्वाइकल कैंसर से, है ना, इन द ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ। एंड डब्ल्यूएचओ से बहुत परेशान था, तो डब्ल्यूएचओ ने स्पेसिफाई कर दिया था बहुत सारी कंट्रीज को कि भैया आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग टारगेट दे रहे हैं, सो यू हैव टू अचीव दिस टारगेट। और टारगेट क्या था, 1 लाख वुमेन में से सिर्फ 4 नए केसेस निकलने चाहिए सर्वाइकल कैंसर के। ये बोला गया था कि अगर आपके कंट्री में 1 लाख वुमेन है, उन 1 लाख वुमेन में से सिर्फ 4 केसेस निकलने चाहिए सर्वाइकल कैंसर के, ठीक है। और इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वैक्सीनेट 90% ऑफ द गर्ल्स। अगर हमें इस टारगेट को अचीव करना है, डब्ल्यूएचओ ने दिया है 4% ऑफ द न्यू केसेस निकलने चाहिए इन दी आउट ऑफ 1 लाख वायरस, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको 90% ऑफ द गर्ल्स को क्या करना पड़ेगा, फुली वैक्सीनेट करना पड़ेगा एट द एज ऑफ 15 तक। ओके, फिर लास्ट में ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है, ये रहा एचपीवी वैक्सीन, इस वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, देखो अगर हम बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इट्स अ प्रोग्राम जिसके चलते बहुत सारे, आपने देखा होगा बचपन में टीका लगा होगा, टीका मतलब क्या होता है, वैक्सीन लगा होगा, पोलियो का वैक्सीन लगा होगा, मलेरिया का वैक्सीन लगा होगा, आपको टिटनेस का वैक्सीन लगा होगा। सो दीज वैक्सीन कम अंडर दी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना, कि ये वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है। इंडिया में पोलियो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और अभी जो गवर्नमेंट ने अभी जो गवर्नमेंट का इंटेंट है वो यही है कि सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया तो बचपन में ही जो गर्ल्स हैं उनको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर उनको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई तो सर्वाइकल कैंसर, जिसपे इंडिया भी टॉप पर है, नंबर ऑफ केसेस में टॉप पर है, वो कम हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए यही चीज बोला गया कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी जो एचपीवी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया, जिससे बहुत सारी डिसीजेज आपकी एलिमिनेट होती हैं, लाइक पोलियो, मैटरनल न्यूनेटल टेटनस, है ना, एंड उससे एलिमिनेट भी हुई है। एंड अगर हम बात करें तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इंडिया का या वर्ल्ड का बोल सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, जो अराउंड 2 करोड़ न्यूबॉर्न्स एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स एनुअली उनको टारगेट करता है। ओके, और कम से कम वो फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करता है फॉर एटलीस्ट 12 डिसीजेस। तो ये थोड़ा सा यूआईपी के बारे में है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो कि टारगेट करता है 2 करोड़ न्यूबॉर्न्स को, 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करता है फॉर एटलीस्ट 12 डिसीजेस को। समझे? नाउ फिर लास्ट में ऑथर ने यही कहा कि आपके सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को लेकर अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया। सो इट मींस कि अगर कोई वैक्सीन बनी तो इस वैक्सीन बनने के बाद अगर उसे पब्लिक में रोल आउट करना है तो हमें किसी बॉडी की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, और वो बॉडी कौन सी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अगर रोल आउट करनी है। और उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि भैया नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने भी क्लियर कर दिया। तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मतलब यहां पर है कि दैट ग्रुप जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराता है, उसको उसमें अगर किसी नई वैक्सीन को एड ऑन करना है तो आपको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस वैक्सीन का यूज करना है, किसी वैक्सीन का यूज करना है, तो आपको भैया इस ग्रुप से परमिशन लेने की जरूरत है। बाकी आपको कोई भी नई दवाई बनाई मार्केट में लेके आनी है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में किसी वैक्सीन को इंक्लूड कराना है तो आपको इस ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? चलो
फिर लास्ट में यही बोला गया कि भाई सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर जो है वन ऑफ दी मोस्ट इम्पैक्टेड कैंसर है, वन ऑफ द कैंसर है वुमेन के लिए, एंड इट्स अ ड्यूटी, इट्स इवन इवन इट्स अ गवर्नमेंट ड्यूटी कि सर्वाइकल कैंसर के जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनको रिड्यूस किया जाए, एंड इंडिया की जो रैंक है फर्स्ट पर उसको और लोअर किया जाए, एंड डब्ल्यूएचओ की गोल्स को अचीव करा जाए। मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, तो मैंने बताया है ग्राउंड जीरो नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल स्किप करिए। मूविंग टुवर्ड्स दी नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में अगर हम देखें, ओके, सो यस, सो विंटर सेशन खत्म हो गया, ठीक है, विंटर सेशन एंड हो गया, एंड इस एंड एट द एंड ऑफ द विंटर सेशन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ना एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने विंटर सेशन जो चल रहा था, विंटर सेशन में ना चाइना को लेकर डिबेट नहीं करी, इन्फ्लेशन को लेकर डिबेट नहीं करी, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर डिबेट करी। सो जो मेजर इश्यूज हैं जो इंडिया में परसिस्ट कर रहे हैं उनको लेकर डिबेट ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए इवन राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द भारत जोड़ो यात्रा इज कि भैया वी हैव टू, क्योंकि हमारी वॉइस सुनी नहीं जा रही। अगर हमें इन्फ्लेशन पे कोई डिस्कशन करना है तो देयर इज नो पोडियम, देयर इज नो प्लेटफॉर्म जिस पे हम बात कर सकें, इवन सेशन में भी हमको मौका नहीं दिया जाता, इसलिए, ठीक है, तो इसीलिए खड़गे का भी तरफ से यही स्टेटमेंट आया है। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो फाइनली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन रैंक वन पेंशन स्कीम। अब वन रैंक वन पेंशन स्कीम क्या होती है वो यहां दिया गया है। सो वन रैंक वन पेंशन स्कीम का मतलब ये है कि सबको यूनिफॉर्म पेंशन मिलेगी फॉर दोज पर्सनल जो एक रैंक पर थे, जिन्होंने एक लेंथ ऑफ सर्विस करी इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। पहले क्या होता था कि अगर मान के चलो मैं पहले रिटायर हो गया है ना, और मेरी लेंथ ऑफ सर्विस 30 इयर्स है और मैं कर्नल की रैंक से रिटायर हुआ, ये डिफेंस की बात कर रहा हूं, तो मुझे ना शायद पेंशन मुझे 50,000 मिले। लेकिन कोई दूसरा पर्सन है, वो दूसरा पर्सन कैप्टन के पोजीशन से रिटायर हुआ और उसने सिर्फ 15 साल की सर्विस करी, उसको भी 50,000 मिल रहा है, तो ये तो गलत है ना। मैंने 30 ईयर सर्विस करी, मैं कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ, मुझे 50,000 मिल रहा है। एक पर्सन है जो मेरा जूनियर रहा, कैप्टन से रिटायर हुआ, 15 ईयर्स की सर्विस करी, उसको 50,000 मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि क्यों ना इंडिया में वन रैंक वन पेंशन स्कीम लाई जाए। अगर आप एक रैंक पर रहे हो, उस रैंक से रिटायर हुए हो, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस सेम रही है, आप प्रॉपर तरीके से रिटायर हुए, तो पेंशन भी सेम होनी चाहिए। पेंशन आप डिफरेंट क्यों कर रहे हो? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है कि डिफेंस वेटरन्स को अब वन रैंक वन पेंशन के थ्रू पेंशन मिलेगी, ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सो रशिया के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान जमीर काबलोव, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनका इंटरव्यू था द हिंदू की तरफ से, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं इंटरव्यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, एंड द स्टेटमेंट इज अबाउट व्हाट, इट्स अ स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एंड रशिया एंड अफगानिस्तान। सो व्हाट ही हैज सेड कि रशिया और इंडिया अगर चाहे तो अफगानिस्तान में इंटर अफगान डायलॉग को रिवाइव कर सकते हैं, मतलब अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आ सकते हैं। ओके, मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, अभी लास्ट डे ऑफ विंटर सेशन में ना जी किशन रेड्डी जो कि कल्चरल मिनिस्टर हैं, उनसे ना एक क्वेश्चन पूछा गया, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट, अब मुझे ये बताओ कि सेंट्रल प्रोटेक्टेड हेरिटेज प्लेसेस हैं, साइट्स हैं, सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में बहुत सारी हैं, कम से कम अराउंड 3695 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। तो इनमें से कितनी साइट्स इंक्रोज्ड हैं, मतलब इनमें से कितनी साइट्स हैं जिन पर लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो बताया गया अकॉर्डिंग टू डेटा देयर आर अराउंड 356 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जिन पे भी इंक्रोचमेंट करके रखा गया है, और सबसे नंबर 1 पे आता है यूपी, जहां पर 75 हेरिटेज साइट्स हैं जिनको इंक्रोच करके रखा हुआ है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है विद 74, ओके, देन कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो दो बस याद रखना, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर कल्चरल हेरिटेज जहां इंक्रोचमेंट किया गया, इंक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण, कब्जा करना, तो वो उत्तर प्रदेश में। और टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स इंडिया में कितने हैं जिन पे इंक्रोच करके रखा हुआ है? 356। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स कितनी है? 3695, ओके, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स। चलिए मूविंग फर्दर, आज वर्ल्ड न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो,
So यार, this is the analysis, short and crisp analysis of today's newspaper of 24th of December. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए bye bye, have fun and enjoy your day. Bye bye guys.